नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं वर्कलोड की। वर्कलोड का मारा कैसे मिले छुटकारा। आजकल वर्कलोड खासा चर्चा में है। इसकी वजह है हाल में हुई एक दो घटनाएं। इसी बीच एक सर्वे आ गया है, सरकार का सर्वे है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं। लेबर के हिसाब से वर्क फोर्स का एक एनालिसिस होता है। तो वो सर्वे जो आया है उसने और एडअप कर दिया है वर्कलोड की इस बहस को। सर्वे क्या कहता है? सर्वे ये कहता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके जिम्मे ज़्यादा काम है, वो ज़्यादा घंटे काम के लगाते हैं बनिस्बत जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय हैं, कैजुअल एम्प्लॉय हैं, या जो जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बोलते हैं, उन लोगों की तुलना में सैलरीड लोग काम ज़्यादा करते हैं। हिसाब किताब ये है कि एक हफ्ते में 48.2 आवर्स, 48 घंटे से ज़्यादा। तो वैसे भी ये ज़्यादा है। और कैजुअल लेबर करता है 39 घंटे काम, 39 घंटे से कुछ ज़्यादा। इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी 39 घंटे काम करते हैं, उनका काम चल जाता है। और ये ट्रेंड पिछले एक साल में लगातार, चूँकि ये लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करते हैं, तो हर एक क्वार्टर में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ज़िम्मे ज़्यादा काम है। तो जो वर्कलोड का जो मुद्दा उठ रहा था उसको इससे और बल मिलता है कि अगर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करें तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर वाकई वर्कलोड ज़्यादा है। ये सर्वे ऐसा कहता है। हालांकि इससे सभी लोग इत्तेफाक नहीं रखते, तो इसलिए बातचीत का ये विषय बनता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ टॉनिक वर्ल्ड वाइड के को फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर सुदीप बालन है, और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल हैं। टीम लीज एडटेक के सीईओ जयदीप केवल रमानी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुदीश, शुरुआत आपसे ही करते हैं जी। वर्कलोड जिसको हम कह रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं टिपिकली कॉर्पोरेट कल्चर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। जी। क्या हमारा वर्कलोड, हमारा वर्क कल्चर जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वो ज़्यादा दबाव वाला हो रहा है या पहले से बेहतर हो रहा है? नहीं, हालांकि ये ज्यादा दबाव वाला हो रहा है आजकल। इसका मुख्य कारण ये है कि सब कुछ कॉम्पिटिटिव हो गया है, राइट। इंडिया में आप देखो, आबादी बढ़ती जा रही है, तो राइट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपको कुछ भी हासिल करने के लिए। और वर्क में ऐसा हो गया, वर्क एटमॉस्फेयर, आप जितना ज्यादा ये आपको सिखाया जाता है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करो उसका फल आपको बेहतर मिलेगा। हालांकि इसमें कोई सच नहीं है, और ये डेटा भी दिखाया हुआ है, डेटा से भी, कि ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट ज्यादा डालो तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इट इज आप जो कर रहे हो उससे कुछ आउटकम हो रहा है, उसके बेस पे आपको बेनिफिट मिलता है। बट जैसा आपने बोला, एक सैलरीड एम्प्लॉय को इट इज ऑलवेज कि उसको मेहनत दिखाना भी है कि वो मेहनत करते रह रहा है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वो दिखाया नहीं जा रहा है वो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं माना जाता। दैट्स द मिसकंसेप्शन। आउटपुट जो भी हो, आउटकम जो भी हो, उनको आउटपुट करते रहना पड़ रहा है। तो आजकल ये मैं इससे मानता हूं कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। लोगों का मेहनत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है लोगों से। जी। तो लोगों का मेहनत, ज़्यादा लोगों से मेहनत एक्सपेक्ट किया जाता है, और अगर ज़्यादा हासिल करना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो जी। सीधे सीधे समझ में आने वाली बात है। जी। लेकिन सुनील जी, ये बताइए, क्या इतने सीधे सपाट से तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप जो परफॉर्म करते हैं उसके बदले में सही तरीके से उसका असेसमेंट होता है, अप्रेजल होता है और आपको इनाम मिलता है? क्योंकि तनाव की सबसे बड़ी जो वजह अपेरेंटली दिखाई देती है कि लोग बढ़िया अप्रेजल चाहते हैं और इसके लिए वो काम करते हैं, फिर उनको नहीं मिलता है तो ये वाकई उनके लिए
एक आप कह सकते हैं डैमेजिंग तनाव बन जाता है। कल तक तनाव ये था अच्छा परफॉर्म करना है, अब तनाव ये है कि अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद हासिल नहीं हो रहा है। मैं इसको दो तरीके में डिवाइड करता हूँ। एक तो होता है आवर्स ऑफ वर्क इन द सेंस ऑफ कि कितने घंटे काम करना है, और दूसरा होता है कि आउटकम ऑफ द वर्क। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बिटवीन जो लाइन है उसके उसमें दूसरी वो आती है सबसे ज्यादा कि इन्वायरमेंट ऑफ द वर्क। तो जो आप जो प्रेशर या ओवरलोड या वो देखते हैं कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है वो कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। नंबर टू, वर्क कल्चर में मैनेजर बिहेवियर्स, एचआर पॉलिसीज, एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशंस, यू नो कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस होना, लेवल फील्ड एनवायरनमेंट देना, और अपने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज का अलाइन होना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल अगर 8-9 घंटे दे दे या 1 घंटा कम दे दे या ज्यादा दे दे, मुझे लगता है उससे उसको उतना स्ट्रेस नहीं आता है जितना कि रिजल्ट नहीं निकलने से आता है, और उसके ऊपर प्रेशर माउंट होता चला जाता है कि आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है या रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो शायद मैनेजर्स के बिहेवियर्स ठीक नहीं होते हैं, या उनको लगता है अब कंपनी मुझे रखेगी नहीं, जॉब से निकाल देंगे, या कुछ और कल्चरल इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी है, मुझे लगता है कि इन घंटे और आउटकम के बीच में कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क कल्चर को ठीक रखना। मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जरूरी है कि हर मैनेजर का एक कोड ऑफ कंडक्ट हो। वर्क एलोकेशन से लेके आप अपने सबॉर्डिनेट्स या टीम मेंबर के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, आप अपनी चीजों को कैसे अलाइन करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉम्पिटिटिव रहेगा, तभी आप अपने बड़े कॉम्पिटिटर से ज्यादा जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि जो थिन लाइन बिटवीन बिटवीन है, इसमें अगर हम सिर्फ घंटे से जोड़ दें कि 1 घंटा कम और 1 घंटा ज्यादा से, शायद वो थोड़ा अनफेयर होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि घंटा वो बहुत बड़ी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, तो वहां तो सेल्स के बंदे को सेल्स करना ही नहीं पड़ता, वो तो प्रोडक्ट अपने आप बिक रहा है। और कोई नई कंपनी है वहां पे सेल्स ज्यादा करना है, तो वहां सेल्स कमीशन ज्यादा होता है, एफर्ट ज्यादा होते हैं, आउटपुट ज्यादा होता है। तो वो हर चीज है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क कल्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट को लेके, तो मुझे लगता है कि अगर बिहेवियर एस्पेक्ट अच्छा है, सबसे पहली चीज है बिहेवियर एस्पेक्ट। बिहेवियर का मतलब एक इम्पैथी होना एम्प्लॉयमेंट में, पीपल के बीचों में, मैनेजर है, सबॉर्डिनेट है, सुपर मैनेजर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम सारे लोग ह्यूमन है, हमारी अलग अलग तरह की लाइफ में प्रायोरिटी चेंज होती रहती है, कभी बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, कभी अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। वो इम्पैथी सबसे ज्यादा जरूरी है वर्क कल्चर के लिए। दूसरी चीज है कि एक आउटपुट का रीजनेबल पैरामीटर्स होना, कि भाई कितना आउटपुट और कैसे आउटपुट निकलेगा। एक इंडिविजुअल को बोले कि नहीं हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपको इतनी तनख्वाह दे दी, मुझे नहीं पता आप कैसे रिजल्ट लाओगे, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो डायरेक्ट रेवेन्यू हो या इनडायरेक्ट रेवेन्यू हो या कंट्रीब्यूशन हो। तो इन सारी चीजों को जब तक एक एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से और वर्क कल्चर के हिसाब से अलाइन नहीं किया जा सकता, तब तक ये प्रेशर माउंटेड रहेगा। मैं कह रहा हूँ 7 घंटे छोड़िए, 5 घंटे भी गुजारना मुश्किल होगा अगर मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो अगर वो किसी कंपनी के लिए आउटकम निकाल, अगर कोई इंडिविजुअल को ये लग रहा है कि आई एम नॉट वेलकम्ड इन माय ऑफिस, आई एम नॉट वेलकम्ड ऑन माय वर्क सीट, वो कैसे काम करेगा? वो नहीं कर सकता। आते इधर से आते कोई कुछ बोल देगा, उधर से आते कोई कुछ बोल देगा, मीटिंग हो रही है तो उसको इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि वो उसका दिमाग ही नहीं चलता है। तो ये ठीक है। सारी चीजें, छोटी छोटी जितनी चीजें होती है, मुझे ये मेजरली वर्क कल्चर से प्रेशर का रिलेशन है, रादर देन वर्क आवर से। तो मुझे लगता है ठीक है वहां पे वर्क करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरी। जी, ये बात तो सभी लोग महसूस करते हैं कि जब हम काम की बात करते हैं, लोड की बात करते हैं, तो उसको घंटों में बांध के देखना शायद सही नहीं है। और घंटों का हिसाब किताब अलग होता है। इंसान अपनी इच्छा से ज़्यादा घंटे भी काम कर सकता है, और एक स्टैंडर्ड फिक्स है। 5 डेज़ वीक में 45 आवर्स आप काम करते हैं, 6 डेज़ में 48 आवर्स आप काम करते हैं। तो ये हिसाब किताब बहुत साफ है। लेकिन हमारे साथ जयदीप जी हैं, और ऐसे सेक्टर से हैं, चूँकि हम जो कुछ भी बात करते हैं उसमें मिलावट होती है। ट्रेडिशनल और नई हवा जो आ रही है उसको कैसे सेटल करेगी। लेकिन आप जिस सेक्टर को डील कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश सेक्टर है और बड़ा वाइब्रेंट सेक्टर है। ना तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मतलब पूंजी की कमी है, ना स्कोप की कमी है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि हायरिंग होती है तो इस तरीके से होती है कि बिल्कुल जैसे आसमान पर बिठा देते हैं, और फिर पता चलता है कि अचानक फायरिंग का सीज़न आ गया और लोग जो है धड़ाधड़ हटाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर वर्कलोड और वर्क कल्चर और सब कुछ जो है उसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप क्या कहते हैं? Manoj ji, first of all, thank you.
मुझे नहीं लगता एडटेक आइसोलेटेड है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडस्ट्री एक ग्रोथ फेज के थ्रू गुजरती है, जिसमें कभी वर्कलोड ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी स्टेबल पीरियड होते हैं। पर इसमें हमें 3 खास मुद्दों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो ये जो 2 घटनाएं हुई हैं बड़ी दुखद हैं, हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि एक स्टेप बैक लेके इस पे इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। अगर कुछ चीजें सही नहीं हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। पर 3 चीजें हमको एकदम ख्याल रखनी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है। जब आप वर्क और लाइफ की बैलेंस की बात करते हैं, तो आप जितना वर्क और लाइफ के बीच में आपको रिवॉर्ड्स जो चाहिए, उसके मुताबिक आप अपना बैलेंस खुद तय कीजिए। इसकी जिम्मेदारी आप ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ हद तक डाल सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लायंसेस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं। बट एक इंडिविजुअल को अपनी चॉइस जानना बहुत जरूरी है। और इससे जुड़ी हुई चीज है मेंटल हेल्थ। आज काफी सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, ये मेंटल हेल्थ की जो अपॉर्चुनिटी है पूरे इकोसिस्टम को लेवरेज करने की, वो नहीं कर पाते। वो सिर्फ खुद तक ही पूरा प्रेशर लेते हैं, इसमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आज मेंटल वेलबींग की जो जरूरत है, उसमें आप इस सारे इकोसिस्टम प्लेयर्स को लाएंगे, तो आपको तरीके पता पड़ेंगे कि कैसे इन चीजों को डील किया जाता है। वर्क प्लेस पे सीनियर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि अच्छा, आपके पास इतना वर्कलोड आ गया है, आपको इस प्रकार से डील करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्किंग कीजिए। मैनेजर से बात करके एक्सपेक्टेशन सेटिंग कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली से बात करेंगे तो आपको उधर से गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह से इन सिचुएशंस को डील किया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक कुकी कटर मेथड से नहीं चल सकते कि समय हो गया है, 9 घंटे हो गए, हम चले जाएंगे। कभी होता है कि वर्कलोड। आपकी बात मान ली जयदीप जी, लेकिन ये बताइए कि स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं। जैसे अब कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी है, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो एंटरप्रेन्योर है, हायर लेवल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, और एम्प्लॉय है। इसमें एम्प्लॉय तो कितना छोटा यूनिट है। जब मैं आपके सामने समस्या रख रहा हूँ तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी एम्प्लॉय पे ही डाली जाए। कितना इंसाफ आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मनोज जी, जिम्मेदारी पूरी इकोसिस्टम की है। जितनी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है, उतनी एम्प्लॉय की भी है। ये साझेदारी है। दिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट। एम्प्लॉय को सिंगुलराइज करके कहना कि ये आप ही की जिम्मेदारी है, ये बहुत गलत है। एम्प्लॉयर को, जैसे सुनील जी ने कहा, राइट वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, मैनेजर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ये सब चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आखिरकार बात ये आती है कि ये जो 2 बातें मैंने बताई आपको, वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रकार के लोग की एक जगह होनी चाहिए। जिन्हें वर्क लाइफ बैलेंस एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में चाहिए, उनकी भी जगह होनी चाहिए। जिनको चाहिए दूसरा टाइप का प्रोपोर्शन, उनकी भी जगह होनी चाहिए। और जी। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड से नहीं जा सकता कि सारे एम्प्लॉयज इस प्रकार से काम करेंगे, सारे एम्प्लॉयज का एक प्रकार का वर्क लाइफ बैलेंस होगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जी। तो ये सही बात है कि सबको मिलजुल कर ऐसा आप नहीं कर सकते, ना एम्प्लॉयर पे छोड़ सकते हैं, ना एम्प्लॉय पे छोड़ सकते हैं। और बेसिक एक फंडामेंटल बात है जिस पर आज की दुनिया चल रही है या जिस दिशा में बढ़ रही है, हमें नहीं भूलना चाहिए। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी जब हम कहते हैं, तो जहाँ ह्यूमंस खड़े हो जाते हैं, तो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है उसके मामले में सभी लोग बराबर हैं। चाहे आप सीईओ हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, बिल्कुल सबसे छोटी एम्प्लॉय हो, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुधीर जी, एक सवाल ये बनता है, लोगों के मन में बराबर आता है कि चलो ठीक है, हम काम के घंटे अलग कर देते हैं, काम के घंटे नहीं गिनते हैं। ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसको मिलजुल के बनाया जाए, ये कैसे बनेगा? ये इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन बनेगा कैसे? इसमें पहल किसको करनी होती है? तो मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मेरे हिसाब से, मैं खुद एक
फाउंडर हूं, मेरे हिसाब से पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है कि अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनका ख्याल रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग, इफ पीपल आर नॉट हैप्पी, अगर वो खुश नहीं है और उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो रहा है बिकॉज ऑफ वर्क, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रॉफिट और लॉस में दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा। और एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उनको डेवलप करना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो कल्चर फॉर्म करना, वो इंश्योर करना, जैसे कि सुनील जी ने बताया कि वो कल्चर क्रिएट करना, या एचआर को ये क्लियर पावर देना कि सबसे पहला एम्प्लॉयज का वेलबींग होता है। क्योंकि एम्प्लॉयज अगर हैप्पी है और उनको जो जो मिलना चाहिए वो अगर मिल रहा है उनको, आई कंप्लीटली एग्री कि आपका बिजनेस में वो पॉजिटिविटी लाएगा और वो वैसे ही होगा। बट द सैड ट्रुथ, आज भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यही देखा जाता है कि एम्प्लॉयज तो हमने अगर हायर किया है, हम अगर उनको तनख्वाह देते हैं तो बस उनको काम करना है, हमने जो मांगा है वो उनको करना है। कल्चर नाम के लिए होता है कि कल्चर फॉर्म कर रहे हैं, बट ऐसा कोई कल्चर रियली कल्चर फॉर्म होता है ना। कल्चर बहुत तरह, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, टॉक्सिक होता है। बट पॉजिटिव कल्चर आपको बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन में आज भी दिखेगा। क्योंकि कल्चर सिर्फ यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम एक बिजनेस चला रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। और वही सबसे बड़ी गलती है कि अगर आपके लोग खुश नहीं है, कल जाके वो लॉस दिखेगा। तो इसलिए ये एज अ स्टेक होल्डर और एज अ प्रमोटर, एज अ फाउंडर, ये पूरा कर्तव्य, मैं तो बोलूंगा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। जी दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जी। तो पूरा जो इन्वायरमेंट है वो तभी चेंज होता है जब सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम ये तमाम बातचीत करते हैं, जब भी दफ्तर की बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक किरदार है जो हमेशा एब्सेंट रहता है। वो दिखाई देता है दो मौक़ों पर, एक हायरिंग के टाइम पे, दूसरा फायर करने के टाइम पे। सुनील गोयल जी से ये सवाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि एचआर की क्या भूमिका हो सकती है, होनी चाहिए और है हमारे देश में, कितना हम निभाते हुए देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं वर्कलोड की और हमने टॉपिक रखा है कि वर्कलोड से छुटकारा कैसे मिले। सुनील गोयल जी, आपके लिए सीधा सवाल है मेरा, एचआर का क्या रोल है, होना चाहिए, कितना है, नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि एचआर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसको आप ह्यूमन रिसोर्स बोलिए, ह्यूमन राइट्स बोलिए, मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स बोलना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की जगह। और बहुत बड़ा रोल है। हायरिंग जब आप करते हैं तो बहुत सारी कमिटमेंट करते हैं एक इंडिविजुअल के साथ, कि आप कैसे उसको एनवायरनमेंट देंगे, कल्चर देंगे, ग्रोथ देंगे, अपॉर्चुनिटीज है, आप अपनी कंपनीज को सबसे अच्छी पोजीशनिंग करके कहीं ना कहीं आप एक मार्केटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। और आप उसके बेसिस पे उसको अट्रैक्ट करके उस रिसोर्स को हायर करते हैं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स, एक पर्सन का या डिपार्टमेंट का रोल होता है, be in the journey with the person or with the employee or with the resource in the whole company, till the time the person is there in the system, जब तक है वो। तो वो एक तरह से कहते हैं ना, वो एक शोल्डर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, कि भाई मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पीयर के साथ है, जूनियर के साथ है, सीनियर के साथ है, सुपर सीनियर के साथ है, मुझे काम में मजा नहीं आ रहा है, जॉब रोटेशन चाहिए, लोकेशन है, कुछ फिजिबिलिटी है। एक एक छोटी छोटी एरियाज में मुझे लगता है कि एचआर कैन प्ले अ वाइटल रोल एंड शुड प्ले अ वाइटल रोल। बिकॉज अगर आज के डेट में देखें तो एचआर का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है कि जितने ये फंक्शंस हैं, आज से पहले ये शायद कुछ 2 4 5 लोग करते थे। एडमिन, फैसिलिटी, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट, एचआरबीपी। आज के डेट में कंपनीज में छोटे छोटे डिपार्टमेंट के ऊपर डेडिकेटेड एचआर फंक्शंस हैं, एक एक माइक्रो रोल, माइक्रो एक्टिविटीज को लेके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो एचआर है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक हो, अपने पॉलिसीज को क्रिस्टल क्लियर रखे, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखे, सिस्टम ड्रिवन इन्वायरमेंट होना चाहिए पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, कोई जी। भी चीज कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से, बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से। एक सेंट्रल सेल होना चाहिए कि भाई अगर कहीं भी कल्चरल इशू है, कुछ भी है, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए,
वहाँ पे कोई मेल डाल सकता है, इंफॉर्मेशन डाल सकता है, और एक लेजिमेट उसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ठीक क्या है। इश्यूज है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है एक बहुत ठीक है। बड़ा ये डिपार्टमेंट है, जैसे ठीक है, सोशल आखिरी समय, सोसाइटी में। आखिरी कुछ मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। जयदीप सर, आपसे मेरा सवाल, ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक दो ट्रिगर पॉइंट्स ज़रूर हैं, लेकिन इसके पहले भी इस पे आर्टिकल्स आते रहे हैं, चर्चाएं होती रही हैं। मतलब क्या वो वक्त आ गया है कि नए सिरे से इस पर सोचना पड़ेगा लीडर्स को, इंडस्ट्री लीडर्स को? जी बिल्कुल मनोज जी, जैसे मैंने कहा कि ये घटनाएं एक अपॉर्चुनिटी है, बड़ी दुखद घटनाएं हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें। ये बहुत जरूरी है कि अगर एक इंडस्ट्री बॉडी, इंडस्ट्री फोरम, जिसमें सारे इकोसिस्टम पार्टनर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, एचआर प्रोफेशनल्स, ह्यूमन राइट्स, वेल रिनाउंड साइंटिस्ट, सारे बैठ के दोबारा से मंथन करें, बिकॉज ये एक डिजिटल एज है, एआई एज है, ये इंडस्ट्रियल एज से हम आगे बढ़ चुके हैं। लॉज में क्या चेंज करनी जरूरी है, कल्चर में क्या चेंज करने की जरूरत है, ये सारी चीजों पे दोबारा से पूरा मंथन होना चाहिए और एक जी। नया फ्रेमवर्क बाहर आना चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट होनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली, एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ शुड बी द सेंटर ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। जी। तो अगर सेंटर ऑफ द कन्वर्सेशन में कुछ ऐसी कंपनीज आ जाएं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएं और इस तरीके से आ जाएं, हम बातचीत भी ऐसे करें कि ह्यूमन रिसोर्स क्या कमाल कर सकता है अगर उसको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखा जाए, सही आदमी अपने पसंद के काम में अगर लगा हो तो क्या कमाल कर सकता है। इसके कुछ उदाहरण अगर हमारे सामने आएंगे तो इससे और प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।